बोलेंगे आप? रेडी हैं? शुरू करें? ओके। Yes, me, I myself. I am walking the talk. Are you ready? तैयार हैं आप? रेडी? आप सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कहीं पर थोड़ा इग्नोर हुआ और उतनी ज़बरदस्त हाईलाइट नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत ही अहम मुद्दा है और इसीलिए आपसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। भारत का आज तक का सबसे बड़ा बैंक का धोखाधड़ी का मामला, DHFL नाम की एक कंपनी ने 17 भारत के बैंकों को लूटा करीब 34,000 करोड़ रुपए से। लेकिन खबर उससे बड़ी यह है कि सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के तार, उसकी जड़ें, उसका संबंध सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से है। और ऐसा वैसा संबंध नहीं है, संबंध गहरा है, जड़ें बहुत पनपी हुई हैं और इसके बारे में अभी हम 2 मिनट में आपसे बात करेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा आज तक का बैंकिंग स्कैम और उसकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। आपके व्यूअर्स के लिए और आपकी जानकारी के लिए 2 मिनट में समय रेखा बता देते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। 2010 से 2018 के बीच में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो लीड बैंक कंसोर्शियम का है 17 बैंकों का, उसका कहना है कि DHFL ने करीब 42,000 करोड़ का ऋण लिया था और 2019 से डिफॉल्ट शुरू हो गया। वो ये ऋण वापस नहीं पे कर पा रहे थे। उसके बाद जब डिफॉल्ट शुरू हुआ तो एक स्पेशल ऑडिट बिठाया गया और उस स्पेशल रिव्यू ऑडिट में, जिसमें 2015 से 2019 की अवधि का ऑडिट हुआ, उसमें पाया गया कि DHFL ने बड़े तौर से धोखाधड़ी करी थी। अपनी किताबों में गड़बड़ी करी थी, अपने अकाउंट्स की लेजर में गड़बड़ी करी थी, उन्होंने राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स करी थी और पब्लिक का पैसा लेकर कुछ विशेष कपिल और दिनेश वधावन ने निजी संपत्ति बनाई थी। और ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पूरा मामला है और इसको CBI ने अपना आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किसी बैंक में अगर हुआ है तो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ है और उसको उन्होंने रजिस्टर किया। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि मार्च 2021 में CBI ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बड़े जोर शोर से 2015 में लॉन्च करी गई थी, उसमें भी DHFL और उनके प्रमोटर्स को आरोपी करार देते हुए केस दर्ज किया था। एक फिक्टिशियस बांद्रा ब्रांच के नाम से, सिर्फ ऑन पेपर बांद्रा ब्रांच के नाम से एक बैंक खोला गया, जिसमें करीब 2,60,000 ऋण के खाते खोले गए और उससे इस कंपनी ने पैसा कमाया और पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन से भी कमाया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यह घोटाला प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के ऑडिट में सामने नहीं आया।
ये एक्चुअली यस बैंक का जब फोरेंसिक ऑडिट होने लगा तब सामने आया। 2015 से 2018 तक एक कंपनी लूटती रही भारत सरकार को, एक कंपनी लूटती रही जनता के पैसे को। वो पीएम आवास योजना के ऑडिट में सामने नहीं आया, वो यस बैंक में सामने आया। लेकिन अब सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर इस पूरे मामले में और वो है उन जड़ों की बातें, उन तारों की बातें जो हमने पहले कही थी। एक संदिग्ध कंपनी है, एक कंपनी है जिसके खिलाफ केस चल रहा है, एक कंपनी है जिसने भारत का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का बैंक फ्रॉड किया है। लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उस कंपनी से लगातार डोनेशन ले रही है, लगातार डोनेशन ले रही है। और उसके दस्तावेज हम आपको देंगे, उसके डिटेल्स हम आपको दिए दे रहे हैं। करीब 28 करोड़ रुपए का डोनेशन भारतीय जनता पार्टी ने डीएचएफएल से, उसके प्रमोटर्स से, उसकी संबंधित कंपनियों से लगातार लिया है। आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स जो कि डीएचएफएल के मालिकों के स्वामित्व की एक कंपनी है, उससे 10 करोड़ रुपए लिया। फिर वधावन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए लिया। फिर वधावन परिवार के नियंत्रण वाले दर्शन डेवलपर्स से 7.5 करोड़ रुपए लिया। तो करीब 28 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कंपनी से लिए जिसने भारत के बैंकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया, आम जनता के पैसे को लूटा। तो स्वाभाविक है यह सवाल जरूर उठता है कि क्या यह जानबूझकर किया गया, क्या यह क्विड प्रो क्यो था। उनको आपने लाइसेंस दिया, आप धोखाधड़ी करते जाइए और हमें पैसा देते जाइए। क्योंकि किसी भी तौर से इतना बड़ा बैंक फ्रॉड देश में होता है 34,000 करोड़ का, और वो कंपनी भाजपा की डोनर कंपनी है, वो भाजपा को लगातार पैसे दे रही है पिछले 7-8 साल से। ये बात थोड़ी हजम होने में मुश्किल है। इसीलिए हमारे कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं जिनको हम आपके माध्यम से इस सोती हुई सरकार के सामने, रेगुलेटर्स के सामने जरूर उठाना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? भाजपा ने इन बैंक धोखेबाजों से लगातार 28 करोड़ रुपए जैसी मोटी राशि डोनेशन में क्यों ली? यह पहला सवाल है। क्या यह एक राशि रिश्वत थी इन लोगों को धोखाधड़ी उन्मुक्त करने देने के लिए? यह दूसरा सवाल है। यह स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में मात्र एक कंपनी ने 14,000 करोड़ का चूना लगाया, 1,800 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी ली, 2,60,000 फर्जी होम लोन अकाउंट बना दिए। अगर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में एक कंपनी अकेले ऐसा कर रही है तो क्या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ऑडिट हुआ कि ऐसी कोई अन्य कंपनियां इस तरह की जालसाजी ना कर रही हो? और अगर ऑडिट हुआ है तो उसके दस्तावेज, उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। और एक बहुत बड़ा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न यह है कि डीएचएफएल का प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो स्कैम है वो यस बैंक के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान सामने आया, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के ऑडिट के दौरान सामने नहीं आया, जबकि 3 साल तक लगातार वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी करते रहे। तो सवाल ये जरूर होगा कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ऑडिट क्यों नहीं हुआ, उसके द्वारा पता क्यों नहीं चला। जो एफआईआर रजिस्टर करी है सीबीआई ने, उसमें क्लियरली कहा गया है कि डीएचएफएल ने मात्र कागज पर एक बांद्रा ब्रांच के नाम से शाखा खोली। तो सवाल यह भी उठता है कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई, मार्केट रेगुलेटर सेबी, हाउसिंग रेगुलेटर एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये सारी एजेंसियां क्या कर रही थी? इनकी भूमिका पर सवाल जरूर उठता है। क्या न्यू इंडिया में एजेंसियां बिल्कुल अनजान बनी रहेंगी, अनभिज्ञ रहेंगी? और 2 अंत में सवाल हैं जो आपके सामने बोलने जरूरी है। बैंक धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? यह सच है कि एनपीए के खिलाफ एक बड़ी मुहिम यूपीए सरकार ने चलाई थी, तत्कालीन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने चलाई थी। क्रोनी कैपिटलिस्ट के चलते उनको उनके पद से हटने के लिए मजबूर करना पड़ा। आपने बैंक ऋण को नियंत्रण करने के लिए, दोषियों को सजा देने के लिए क्या मुहिम चलाई है? आपकी नाक के नीचे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो एबीजी शिपयार्ड हो 20,000 करोड़ से ऊपर, चाहे वो डीएचएफएल हो,
जो आज 34,000 करोड़ के फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, जो बड़ा बड़ा चूना लगाकर इस देश को आपकी नाक के नीचे आपकी संस्थाओं को गोली देकर इस देश से चले गए, उनके बारे में आपका क्या एक्शन है, क्या क्रियान्वयन है? और अंत में, क्योंकि यह पब्लिक डोमेन में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एसबीआई जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने तत्कालीन रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी जी के अधीन कंपनी थी, उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत करी है। आज तक सीबीआई ने इस पर एफआईआर दर्ज करके केस संज्ञान में क्यों नहीं लिया है? क्योंकि एक दूसरा फ्रॉड बन रहा है। तो सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्वलन सवाल यही है कि भाजपा ने एक ऐसी संदिग्ध कंपनी से, जिसने हिंदुस्तान के आवाम के खिलाफ, हिंदुस्तान के बैंकों में 34,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, मोदी सरकार के तत्वाधान में, उनकी नाक के नीचे, उससे इतनी मोटी रकम डोनेशन की क्यों ली गई? और क्या यह रिश्वत है उनको इस तरह का फ्रॉड करने देने की? I will very briefly make a statement in English on this. It's a very important issue because it clearly shows that the BJP has links to India's largest banking fraud ever. And I'm not saying this, the numbers and the data tells us that story. DHFL is alleged to have committed a banking fraud of nearly 34,000 crore rupees. But the worrying thing is that the BJP has links and deep-rooted links to this fraud. I will briefly tell you the timeline of the fraud. 2010 to 2018, according to the Union Bank of India, the lead bank in the consortium, DHFL took loans worth 42,000 crore rupees. It started defaulting on payments in 2019, upon which there was a forensic special review audit that happened by KPMG. Between 2015 and 2019, it threw up that DHFL had cooked its books, it had round-tripped funds, it had diverted funds, it had used public money to create wealth and to create assets for Kapil and Dinesh Madhavan. But the shocking thing is that in March 2021, CBI booked the Madhavans for a scam in the Prime Minister Awas Yojana, where 2.6 lakh fake home loan accounts amounting to 14,000 crore rupees were created in a fictitious Bandra bank that only existed on paper. And it is not just the 14,000 crore fraud, the Vadhavas actually got 1,800 crore rupees in interest subsidy from the government of India on account of these fake loans. But what is a bigger shock is that the Prime Minister Awas Yojana's audit did not throw up these details. This actually came up in the forensic audit of Yes Bank. But here's the absolute shocker. Here's the absolute clincher, if I may. DHFL is an accused company for committing India's largest fraud ever, banking fraud. But that hasn't stopped the Bharatiya Janata Party from accepting huge sums of money from this company, its promoters, associated companies as donation. Nearly 28 crore rupees in the last 7 to 8 years. 10 crore rupees were given by RKW developers, owned by the promoters of DHFL. 10 crores from Vadhavan Global Capital, 7.5 crore, 7.5 crore from Darshan developers, again controlled by the Vadhavan family. So the raising questions of the day, and the first and foremost question is, why did the BJP take money from a tainted company accused of committing India's largest banking fraud? 28 crore rupees is money that all matters to you. Will you take it from any source? Will you take it from anti-national people? Will you take it from banking fraudsters? Because that's what you're doing. I mean, these are people duping public sector banks and you're willing to take donations from them. The second important point is that the Prime Minister Awas Yojana was scammed by one company, the DHFL. But who knows, there may be many more companies doing this. Has there been an audit done of the Prime Minister Awas Yojana? And if yes, we would like to know the details. Because quite frankly, the scam done by DHFL did not come to light by the audit of the Prime Minister Awas Yojana. It actually came to light during the forensic audit of Yes Bank's accounts. The FIR clearly says that DHFL created a fictitious bank on paper by the name of Bandra branch. What were regulators like RBI, SEBI, NHB, the National Housing Board doing?
Why were they caught napping? In New India, will autonomous independent regulators look the other way just because one company is a donor of the BJP, which is duping banks? What is the government doing to control bank frauds and bring the guilty to book? Because right under its nose, it's not just the DHFL fraud, it's the ABG fraud that has happened. Nirav Modi, Mehul Choksi, Vijay Mallya have all duped banks and fled overseas right under your nose while you were in power. So what are you doing to bring the guilty to book? And last but not the least, I want to raise an important point here. SBI has registered a complaint against, and this was done in March 2021, over a year back, against Anil Ambani controlled Reliance Communication. Why is the CBI not registering an FIR and taking up that case? Because this is an important matter. This is public money. This hurts the government exchequer. And more than anything else, India's largest banking fraud has links to the BJP. And there seems to be absolutely no questions raised by large sections of the media, no questions raised by our regulators, and these guys continue to be donors. Why should I not ask the question, was this money paid quid pro quo to carry on what they did, to dupe India's lenders? Happy to take your questions. Pehle suo moto. DHFL के खिलाफ मामला 2018 से ही चल रहा है। 2018 में ये बात लाइट में आ गई थी कि वो अपने पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इसको संज्ञान में भी लिया गया था और उनके खिलाफ मामला चल रहा था। अगर एक कंपनी के खिलाफ बैंक फ्रॉड का मामला चल रहा है तो क्या राजनीतिक नैतिकता ये कहती है कि आप उस कंपनी से डोनेशन लीजिए? उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता है, उसके बारे में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को पता है, उसके बारे में आईबीसी को पता था, एनसीएलटी को पता था, डीएचएफएल बिका, उसको पीरामल्स ने खरीदा, ये सारी पब्लिक डोमेन में नॉलेज है। और उसके बाद भी आप एक ऐसी कंपनी, ऐसे प्रमोटर्स, ऐसी एसोसिएटेड कंपनी से लगातार डोनेशन ले रहे हैं, तो या तो आपकी पैसे की हविश बहुत ज्यादा है और आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आ रहा है। ऑल दैट यू अंडरस्टैंड इज द कलर ऑफ मनी, irrespective from where it is coming. It could be coming from fraudsters today, it could be coming from anti-national elements today, it could be coming from terror funding tomorrow. तो आप तो सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, या और मुझे ऐसा लगता है कि यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या यह वो रिश्वत थी जिसने अलाउ किया, जिसने हौसला दिया वधावंश को यह करने का जो वो कर गुजरे। सबसे बड़ा देश का बैंकिंग फ्रॉड 34,000 करोड़ रुपए करना कोई आसान बात नहीं होती है, और अगर ऐसा हुआ तो बिना सरकार के संरक्षण के, और ऐसी सरकार के संरक्षण के जिसकी पार्टी ने लगातार यह मामला उभरने के बाद भी डोनेशन एक्सेप्ट करी, यह अपने आप में सवाल उठाता है। मुझे नहीं लगता भारत की 1.25 करोड़ जनता की पसंद है मोदी जी, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे वो नौजवानों का अभी का आंदोलन हो जो तथाकथित अग्निपथ पे लोगों ने सड़कों पे उतर के किया। मुझे नहीं लगता कि ये एक चिट दे देना या ये बैठकर कह देना कि उनकी पसंद है, नहीं, ये पसंद की बात नहीं होती है। एक फ्रॉड है और फ्रॉड के बारे में सवाल उठने चाहिए, और इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल मीडिया से हम चाहते हैं कि ये बातें डिस्कशन में आए, हम चाहते हैं ये नैरेटिव बने। ये सवाल उठने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किसी के घर का पैसा नहीं है जो बैंक फ्रॉड 34,000 करोड़ का हुआ है, ये भारत की जनता का पैसा है, और भारत की जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करना किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं है। और सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और उस कंपनी से सरकार लगातार डोनेशन देती रही। मुझे लगता है कि आज राजनीतिक नैतिकता पर बहुत सवाल भी उठेंगे, और आज सवाल शायद बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पर भी उठेंगे। तो ये कह देना कि उनकी पसंद है, मुझे लगता है मामले को यू ड्वार्फिंग द इशू दैट्स बीइंग रेज्ड। जी,
आपके माध्यम से इस मुद्दे को उठाने का आशय ही ये है कि चाहे ये एजेंसीज हों जिनका आपने नाम लिया, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, या जो रेगुलेटर्स हैं, मैंने बार बार रेगुलेटर्स से भी आह्वान किया कि आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की जनता के पैसे के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है और आप अनभिज्ञ रहते हैं, ये अपने आप में एक गड़बड़ बात है। आज इलेक्शन कमीशन से मेरा आह्वान है कि ऐसे बड़े फ्रॉडस्टर्स का डोनेशन कैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कर सकती है और सत्तारूढ़ दल इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कुछ अंकुश नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो क्या उनके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है कि आप किसका पैसा, कल को आप टेरर फंडिंग का पैसा भी ले लीजिएगा क्या? क्योंकि आपको तो पैसे के रंग से मतलब है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके माध्यम से हमारा आह्वान सारी एजेंसीज को है, रेगुलेटर्स को है और खासतौर से चुनाव आयोग को है, क्योंकि ये डोनेशंस आई हैं और इसके दस्तावेज हैं जो प्रूफ करते हैं कि आई हैं। जरूर इस बारे में सवाल उठना चाहिए कि आखिर किसका पैसा लेने को और कहां तक आप मजबूर हैं। जी हाँ बताइए, इस विषय पे हो गए सवाल, कोई और सवाल हो तो? जी मैं महाराष्ट्र पे सवाल नहीं लूंगी, आपसे क्षमा चाहती हूँ। No, my reaction is that it is an absolute act of Gundaism and hooliganism. It tells you that there is complete breakdown of law and order in Kerala. I think this is organized vandalism and it should be condemned at every level because there should be no space for violence and hooliganism of any kind in politics. We absolutely condemn that, and we do hope that the Chief Minister of Kerala, the left government and party in Kerala will take cognizance of this, because this is no way to show your political opposition. If you have the wherewithal, if you have the guts, if you have the moral courage, engage with us politically. I think cordial relationship is one thing, condemning hooliganism done by a section of that party is the other. We do hope better sense will prevail and the left is going to bring the guilty to book. मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री को पब्लिसिटी मंत्री बनना चाहिए पहले तो, और इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का दौड़ दौड़ कर इंटरव्यू देना इस देश के गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। दुख होता है यह देखकर कि जिस चेयर पर, जिस कुर्सी को, जिस पद पर कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आज अमित शाह जी हैं। और इसलिए दुख होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पॉलिटिसाइज करना, उनके जजमेंट से पॉलिटिकल माइलेज और गलत पॉलिटिकल माइलेज निकालना किसी के लिए भी गलत काम है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गवर्नमेंट को, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को कोई भी क्लीन चिट नहीं दी है। इसका तुसी ग्रेट हो, जैसा कि हमारे सीनियर काउंसिल, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, उन्होंने कोई तुसी ग्रेट हो नहीं कहा है, उन्होंने एसआईटी की प्रोब को अपहोल्ड किया है। लेकिन उसमें अपने आप ये जो पॉलिटिकल जुमलाबाजी हो रही है, इससे पॉलिटिकल माइलेज निकालना गलत है। भक्त ये कर रहे थे, ट्रोल ये कर रहे थे, लेकिन इस देश के गृह मंत्री को ये करते देखकर मुझे विशेष दुख होता है। लेकिन हाँ, अपने आप में कुछ बातें जरूर उठेंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है, एसआईटी को उन्होंने अपहोल्ड किया है। क्या ये सवाल नहीं उठने चाहिए कि कितने विटनेसेस इस एसआईटी के सामने टर्न हो गए? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि कितने विटनेसेस मिसिंग चले गए? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि एसआईटी ने किस चीज को एविडेंस में लिया, किसको नहीं लिया? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल जी ने राजधर्म की याद आखिर देश के आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री को क्यों दिलाई थी? वो किस राजधर्म की बात कर रहे थे? वो राजधर्म क्या था? क्या इन सवालों का जवाब भी गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं, या अटल जी तब गलत थे और आज वो सही हैं?
मुझे लगता है कि उस समय मोदी जी किस तरह से अलग थलग पड़े हुए थे अपनी पार्टी में, उनकी कंपनी में उनके साथ दिखना भी भाजपाइयों को पसंद नहीं था। यह सच था कि उस समय की तत्कालीन जो सेंट्रल की सरकार थी वो मोदी जी को बर्खास्त करना चाहती थी, और वो सब पता है कि अटल जी का और अडवाणी जी का क्या द्वंद था उसमें और कैसे राजधर्म की याद दिलाई गई। तो इस बारे में तीखा टिप्पणी करने से बेहतर है कि उस समय की राजनीति को एक बार फिर उसके पन्ने पलटे जाए और पढ़ा जाए। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, मोदी जी को के ऊपर कौन से आक्षेप लगे थे, वो अलग बात है कि एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन किस तरह के आक्षेप लगे थे उस पर, और आज एजेंसियों को जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है, एजेंसियों को जिस तरह से भाजपा का फ्रंटल बनाया जा रहा है, इन दोनों चीजों का कंपैरिजन नहीं है। इंग्लिश में एक लाइन होती है, वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस, दैट्स व्हाट अमित शाह इज ट्राइंग टू डू। एज फार एज रिपीटिंग दिस सेंटेंस, जी I will repeat it for the benefit of all of you once more. The Supreme Court has given a verdict. It is India's highest court of appeal and order. But let us not politicize what the court is saying. The court has not told the Gujarat administration, and I am going to quote senior counsel, my learned colleague and Rajya Sabha member Abhishek Manu Singhvi ji, the Supreme Court has not told the Gujarat administration to see great ho. The Supreme Court has only and only upheld the SIT probe report, which essentially says that there was no conspiracy and violence was sporadic and impromptu. So, making political jumlas out of it, projecting it as if the Supreme Court has laid out the red carpet for Mr. Modi, I think is demeaning, insulting India's highest court. The Supreme Court has only upheld the SIT probe. Having said that, I have no issues with what the Supreme Court has said or not said. I think political questions will be raised. Are you telling me nothing happened in 2002 in India? Are you telling me that the SIT took some and not the other evidence? Are you telling me a large number of witnesses did not turn before the SIT? Are you telling me a large number of witnesses did not go missing? I mean, these are questions that will be raised, and the most important question that will be raised will be what then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee told his Chief Minister, Mr. Modi. He said, Raj Dharma ka palan karna chahiye. If there was nothing wrong, why was then Prime Minister talking about Raj Dharma? Why was he talking about the moral compass? Why was he talking about doing the right thing by the book and by spirit? That's the question that today the BJP and the Home Minister, who's making this into a political cheap gimmick, should answer. Any other questions? Thank you. Thanks very much.